एक बार इटली देश के मिलान शहर में एक सौदागर अपने परिवार के साथ रहता था। उस सौदागर के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। अपने दोनों बेटों में से उसको अपना बड़ा बेटा बहुत प्यारा था। ऐसा तो नहीं था कि वह अपने छोटे बेटे को प्यार नहीं करता था, पर वह क्योंकि छोटा था इसलिए उसको अभी भी वहाँ बच्चा ही समझता था और इसीलिए उसकी तरफ ध्यान भी थोड़ा कम ही देता था। धीरे धीरे सौदागर अमीर होता जा रहा था और अब वह केवल वही सौदे करता था जिनमें उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। और ऐसे ही एक बड़े फायदे के लिए वह अब फ्रांस जा रहा था। वहाँ उसको कुछ खास चीज़ें बनवानी थी जिसके लिए वह सोचता था कि वे उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। उसका बड़ा लड़का अपने पिता के साथ जा रहा था। यह देखकर उसका छोटा लड़का मैनी चीनो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। वह बोला, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं आपके साथ आपका अच्छा बेटा बनकर रहूँगा, बल्कि आपकी सहायता भी करूँगा। मैं यहाँ मिलान में अकेला नहीं रहूँगा। सौदागर अपने उस बेटे को अपने साथ ले जाकर परेशान होना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं हुआ तो वह उसको थप्पड़ मारेगा। जब सौदागर और उसके बेटे के जाने का समय आया तो सौदागर और उसके बड़े बेटे ने अपना सामान बाहर निकालकर गाड़ी में रखा और फिर वे दोनों खुद भी गाड़ी में चढ़ गए। रात का समय था, सो किसी को दिखाई नहीं दिया कि मैनी चीनो उनकी गाड़ी में लगी पीछे वाली सीढ़ी पर बैठ गया और इस तरह छिपकर वहां उनके साथ ही चल दिया। जब गाड़ी पहली जगह रुकी जहां उसको घोड़े बदलने थे तो मैनी चीनो उस सीढ़ी पर से हट गया ताकि वे लोग उसको देख ना ले, और जब तक वहां गाड़ी दोबारा चलने के लिए तैयार हो तब तक वहां उसका इंतजार करता रहा। जब वहां गाड़ी दोबारा चली तो वहां फिर वहीं बैठ गया और फिर दूसरी रुकने की जगह तक पहुंच गया। दूसरे रुकने की जगह तक पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया था, सो वहां सड़क के एक पास वाले मोड़ के पीछे छिप गया। पर इस बार जब गाड़ी चली तो इतनी अचानक और तेज चली कि वह जल्दी से कूदकर आने के बावजूद उसकी सीढ़ी पर नहीं बैठ सका और गाड़ी चली गई। वह लड़का सड़क के बीच में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अपने आप को एक नई जगह में अकेला पाकर बिना पैसे के भूखा वह लड़का वहाँ रुआसा सा हो रहा था कि उसने अपने आप को संभाला और इधर उधर देखने के लिए घूमने लगा। वहीं पास में सड़क के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी। उसने उस बच्चे को इस तरह अकेला सा खड़ा देखा तो उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो या खो गए हो? मैनी चीनो बोला, माँ जी मैं यहाँ खो गया हूँ। मैं अपने पिता और बड़े भाई के साथ जा रहा था और गाड़ी मुझे यहाँ से बिना लिए ही चली गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम कि मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ, पर मेरे लिए तो घर में भी कोई काम नहीं है क्योंकि मैं तो दुनिया में बाहर घूमना चाहता हूँ और अपनी किस्मत बनाना चाहता हूँ, और मेरे पिता ने तो अब मुझे सड़क पर ही छोड़ दिया है। वहाँ कुछ सोचता रहा, फिर बोला, असल में उनको तो पता ही नहीं था कि मैं उनके साथ था। मैं तो गाड़ी के पीछे वाली सीढ़ी पर छिपकर बैठा हुआ था।
हमको फ्रांस जाना था। बुढ़िया बोली, अच्छा हुआ तुम सच बोल रहे हो। यहाँ तो और भी अच्छी बात है। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी कहानी जानती हूँ। अगर तुम अपनी किस्मत बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम क्या करो। अगर तुम होशियार हो और दूसरों की इज्जत करते हो तो। मैनीचिनो बोला, मैं मानता हूँ कि मैं छोटा हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि 14 साल का होकर भी मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैं वह सब करूँगा जो आप मुझसे करने को कहेंगी। अगर आप मुझसे खुश है तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बूढ़िया परी बोली, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो सुनो, पुर्तगाल के राजा की एक बहुत ही होशियार बेटी है जो कोई भी पहेली बूझ सकती है। राजा ने यह घोषणा कर रखी है कि वह अपनी बेटी की शादी उस आदमी से करेगा जो उसकी बेटी को कोई ऐसी पहेली देगा जिसको वहाँ बूझ नहीं पाएगी, यानी वहाँ उससे हार जाएगी। तुम मुझे एक होशियार लड़के लगते हो, इसलिए तुम एक पहेली खोजो जिसको वहाँ बूझ ना सके और बस तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। मैनीचिनो बोला, वहाँ तो ठीक है, पर आप क्या सोचती है कि मैं क्या कोई ऐसी पहेली बना सकता हूँ जो इतनी होशियार लड़की को भी चक्कर में डाल दे। मेरे ख्याल से तो केवल चतुर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, मेरे जैसे अनपढ़ बच्चे नहीं। बुढ़िया परी बोली, मैं तो तुमको सही रास्ते पर ला रही थी। तुम होशियार बच्चे हो, तुम अपने आप सब कुछ संभाल लोगे। मैं तुमको यहाँ कुत्ता देती हूँ, इसका नाम बैलो है। तुम्हारी पहेली इसी से पैदा होगी। इसको साथ ले जाओ और जाकर राजकुमारी को जीत कर लाओ। मैनीचिनो बोला, बहुत अच्छा माँ जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपका विश्वास कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी मेहरबानी ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने बुढ़िया परी को विदा कहा, कुत्ते को साथ लिया और आगे चल दिया। हालांकि वहाँ बुढ़िया के कहने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था, पर फिर भी इस समय उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। सो वहाँ से चल दिया। शाम होते होते वहाँ खेत पर बने एक मकान में आ गया और वहाँ जाकर रात के लिए खाना और रहने की जगह मांगी। उस स्त्री ने, जिसने घर का दरवाज़ा खोला था, उस लड़के से पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले रात को क्या कर रहे हो? केवल एक कुत्ता ही तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? मैनीचिनो बोला, मेरे पिता और बड़ा भाई फ्रांस जा रहे थे। मैं भी फ्रांस जाना चाहता था, पर वे मुझको अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी गाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया। एक बार वहाँ गाड़ी रुकी तो मैं उतर गया, पर फिर जब गाड़ी चली तो मैं रह गया और मेरे पिताजी बिना मुझे लिए ही चले गए। अब मैं एक पहेली के साथ पुर्तगाल के राजा की बेटी को लेने जा रहा हूँ। यह कुत्ता जो एक परी ने मुझे दिया है मेरे लिए पहेली बनाएगा और इस तरह से मैं राजा की बेटी से शादी कर पाऊंगा। वहाँ स्त्री बहुत ही बुरी थी। उसने सोचा कि अगर यह कुत्ता पहेली बनाता है तो मैं उस कुत्ते को चुरा लेती हूँ और अपने बेटे को इस कुत्ते को लेकर पुर्तगाल भेज देती हूँ, तो बजाय इसके मेरे बेटे की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी से हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने उस लड़के को मारने का प्लान बनाया। उसने उस लड़के के लिए एक जहरीली पेस्ट्री तैयार की और उस लड़के से कहा, हम इसको पिज्ज़ा कहते हैं, इसे मैंने खास करके तुम्हारे लिए ही बनाया है।
मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ रात को नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पति अजनबियों को रात को घर में नहीं ठहराते। पर पास के जंगल में हमारा एक केबिन है, तुम वहां जाकर रात को सो सकते हो। जैसे ही तुम जंगल में घुसोगे वैसे ही तुमको वहां दिखाई दे जाएगा। और यह पिज्जा साथ ले जाओ, इसे केबिन में जाकर खा लेना। मैं सुबह आकर तुम्हें जगा दूंगी और तुम्हारे लिए दूध भी लेती आऊंगी। मैनी चीनू ने उसे धन्यवाद दिया और पिज्जा लेकर केबिन की तरफ चल दिया। पर कुत्ते को शायद उस लड़के की बजाय ज़्यादा भूख लगी थी, सो मैनी चीनू ने पेस्ट्री का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे कुत्ते की तरफ फेंक दिया। बैलों ने वह टुकड़ा हवा में ही पकड़ लिया और खा लिया। उसे खाते ही वह कांपने लगा और नीचे गिरकर जमीन पर लौटने लगा। उसके पंजे ऊपर की तरफ हो गए और वह मर गया। उसको मरा देखकर मैनी चीनू का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसने बाकी की बची हुई पेस्ट्री फेंक दी, पर फिर अचानक बोला, ओह, तो पहेली यहाँ से शुरू होती है। पिज्जा ने बैलों को मारा जबकि बैलों ने मैनी चीनू को बचाया। बस अब मुझे इस पहेली के बचे हुए हिस्से का पता करना है। उसी समय वहाँ से 3 कौवे उड़े तो उनको वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दे गया। बस वे नीचे उतरे और उन्होंने उस कुत्ते के मरे हुए शरीर को खाना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद वे तीनों कौवे भी मर गए। मैनी चीनू बोला, तो इसकी तीसरी लाइन यहाँ है, एक मरा हुआ 3 को मारता है। उसने तीनों कौवों को उस कुत्ते की रस्सी के साथ बांधा और उनको कंधे पर लटका कर ले चला। वहाँ अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक जंगल में से हथियारबंद डाकुओं का एक समूह निकल पड़ा। वे सब डाकू भूखे थे, सो उन्होंने मैनी चीनू से पूछा, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? मैनी चीनू उनसे डरा नहीं। उसने जवाब दिया, मेरे पास 3 चिड़िए हैं भूनने के लिए। डाकू बोले, उन्हें हमें दे दो। मैनी चीनू ने वे तीनों कौवे उन डाकुओं को दे दिए और वे डाकू उन तीनों कौवों को लेकर आगे चल दिए। मैनी चीनू यहाँ देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया कि देखे अब क्या होता है। उसने देखा कि उन डाकुओं ने उन तीनों कौवों को भूना और खाने लगे। कुछ पल में वे भी मर गए। इस पर मैनी चीनू ने अपनी पहेली में एक लाइन और जोड़ी, पिज्जा ने बैलों को मारा जबकि बैलों ने मैनी चीनू को बचाया। एक मरा हुआ 3 को मारता है और फिर 3 6 को मारते हैं। डाकुओं को खाना खाते देखकर उसको अपनी भूख की याद आ गई। उसने उन डाकुओं में से एक डाकू की बंदूक उठाई और पेड़ पर बैठी एक चिड़िया मार दी। वहाँ चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, सो इत्तेफाक से उसकी गोली बजाय चिड़िया के लगने के उसके घोंसले में लग गई और उसका घोंसला नीचे गिर पड़ा। उस घोंसले में उस चिड़िया के अंडे थे, सो घोंसले के नीचे गिरते ही वे अंडे भी फूट गए। उन अंडों में से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े। उन बच्चों के तो अभी पंख भी नहीं निकले थे। उसने उन बच्चों को उसी आग में रख दिया जिसमें उन डाकुओं ने जहरीले कौवे भुने थे, और आग जलाने के लिए उसने एक किताब के कागज फाड़े जो उसको एक डाकू के पास से मिल गई थी। उसने उन चिड़ियों के बच्चों को खाया और फिर वहाँ पेड़ पर चढ़ गया और सो गया। अब उसकी पहेली पूरी हो गई थी। अगले दिन उसने अपनी पुर्तगाल की यात्रा शुरू की। मैनी चीनू पुर्तगाल में। जब मैनी चीनू पुर्तगाल के राजा के महल में पहुंचा
तो वहाँ तुरंत ही राजकुमारी के पास अपनी पहेली पूछने के लिए अपने उन्हीं मैले कपड़ों में चला गया जिनमें वह इतनी लंबी यात्रा करके आया था। राजकुमारी उसको देखते ही हंस पड़ी और बोली, यह मैले कपड़ों वाला मुझसे पहेली पूछने आया है, मेरा पति बनने की यह सोच भी कैसे सका। मैनी चीनो बोला, पहले मेरी पहेली तो सुन लो राजकुमारी जी, उसके बाद ही कुछ कहना, क्योंकि आपके पिता की घोषणा के अनुसार सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। राजकुमारी बोली, यह तो ठीक है, तुमने ठीक ही कहा, पर याद रखो कि तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम मुझसे पहेली पूछने से पहले ही रुक जाओ और पिटाई से बच जाओ। मैनी चीनो ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे उस परी के शब्द ध्यान आए और उसने हिम्मत बटोर कर कहा, मेरी पहेली है, पिज़्ज़ा ने बैलों को मारा जबकि बैलों ने मैनी चीनो को बचाया। एक मरा हुआ 3 को मारता है और फिर 3 6 को मारते हैं। मैंने उन पर बंदूक चलाई, जिनको मैंने देखा पर उनको मारा, जिनको मैंने नहीं देखा, जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने उनका मांस खाया, जिनको शब्दों और शब्दों के साथ पकाया, और फिर मैं ना तो धरती पर और ना आसमान में सोया। सो अब बताओ मेरी राजकुमारी, बूझो मेरी पहेली। जैसे ही मैनी चीनो ने अपनी पहेली खत्म की, राजकुमारी चिल्लाई, ओह, यह तो बड़ी आसान पहेली है। पिज़्ज़ा तुम्हारे भाइयों या दोस्तों में से कोई एक है और उसने बैलों को मारा, क्योंकि बैलों तुम्हारा दुश्मन है। बैलों मरते मरते तुमको बचा जाता है, क्योंकि इस तरह से वह पिज़्ज़ा तुमको फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक तो ठीक है ना, पर मरने से पहले बैलों ने 3 दूसरे लोगों को मार दिया, और वो तीन इतना कहकर उसने अपनी कोहनी अपने घुटनों पर रख ली और अपनी ठोड़ी अपने हाथों में, फिर अपनी गर्दन के पीछे की तरफ खुजाती हुई बोली, बिना पैदा हुआ मांस, क्या उसको तुमने वाकई शब्दों के साथ भूना? इसका मतलब है अगर मैं इस पहेली को हल कर पाई, पर अंत में वह हार मान गई और बोली, तुमने मुझे पा लिया ओ अजनबी, यह तो बड़ी नामुमकिन सी पहेली है, इसे तो तुमको ही मुझे समझाना पड़ेगा। तब मैनी चीनो ने उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, शुरू से लेकर आखिर तक, और कहानी सुनाकर उससे अपना शाही वायदा निभाने के लिए कहा। राजकुमारी बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं इस बात को मना नहीं कर सकती कि मैं हार गई हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँ। सो अगर तुम मेरे पिता से मुझसे शादी करने की बजाय कोई और समझौता कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैनी चीनो बोला, अगर उस समझौते की नई शर्तें मुझे मंजूर हुई तब तो मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि याद रखो इस दुनिया में मैं केवल इसलिए निकला हूँ ताकि मैं अपनी किस्मत बना सकूँ, और अगर मैं राजकुमारी से शादी ना कर सका तो फिर मुझे उसी कीमत का कोई और इनाम चाहिए। राजकुमारी बोली, उसकी तुम चिंता ना करो, तुमको उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा, तुम 1 करोड़पति हो जाओगे और अपनी हर इच्छा पूरी कर पाओगे। तुम उस समझौते से इसकी तुलना करो कि अगर एक राजकुमारी जो तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहती, अगर तुम उससे शादी कर भी लो तो शादी करके तुम्हें कैसा महसूस होगा। वह हमेशा तुमसे नाखुश रहेगी और तुमसे चिढ़ी चिढ़ी रहेगी। क्या तुम
इस तरह से उसके साथ खुश रह पाओगे? और क्या तुम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं तुम्हें उस समझौते में क्या देने वाली हूँ? मैं देने वाली हूँ तुमको फूलों वाले पहाड़ के जादूगर का भेद। जब तुम्हारे पास इस जादूगर का भेद होगा तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और वहाँ भेद है कहाँ? यह तुमको उससे खुद जाकर लेना पड़ेगा। बस तुम उसको मेरा नाम बताना तो वह तुमको सब बता देगा। मैनीचिनो सोच में पड़ गया कि वहाँ इस निश्चित चीज को उस अनिश्चित चीज के लिए छोड़े या नहीं। पर राजकुमारी का पति बनने में उसे खुशी से ज़्यादा डर था, क्योंकि राजकुमारी उससे शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उससे उस फूलों वाले पहाड़ का भेद जानना ही ज़्यादा ठीक समझा। सो उसने उसका पता पूछा। राजकुमारी ने उसे उसका पता बता दिया। मैनीचिनो फूलों वाले पहाड़ पर। फूलों वाला पहाड़ एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा था। मैनीचिनो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए चल दिया। उस पहाड़ की चोटी पर एक किला बना हुआ था और उस किले के चारों तरफ एक बगीचा था। लोगों ने वहाँ इतने ऊंचे पर वहाँ किला कैसे बनाया होगा, यहाँ भी एक भेद की बात थी। पर किसी तरह से मैनीचिनो उस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया और जाकर उस किले का दरवाज़ा खटखटाया। कई बहुत बड़े साइज के लोगों ने मिलकर उस किले का दरवाज़ा खोला। वे लोग ना तो आदमी ही थे और ना ही औरत, और देखने में भी ऐसे थे कि डर भी उनको देखकर डर जाए। मैनीचिनो को उनको देखकर लगा कि वे तो कुछ भी नहीं थे। अभी तो उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा कुछ होने वाला है। पर उसने उनकी तरफ शांति से देखा और उनसे जादूगर से मिलवाने के लिए कहा। जादूगर का नौकर, जो एक बहुत बड़े साइज का आदमी था, आगे आया और बोला, लड़के, तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी नहीं है, इस बात का तो हमको यकीन है। पर अच्छा हो अगर तुम हमारे मालिक से मिलने की कोशिश ना करो तो, क्योंकि ईसाई लोग उसकी कमजोरी है और वहाँ उनको कच्चा ही चबा जाता है। और हमको लगता है कि तुम ईसाई हो, इसलिए तुम जानबूझकर अपनी जान के दुश्मन क्यों बनते हो? मैनीचिनो बोला, होने दो उसको जैसा भी है वहाँ, पर मुझे तो उससे बात करनी ही है। सो मेहरबानी करके उसको यहाँ बता दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वे उस जादूगर को यह बताने के लिए चले गए कि एक लड़का उससे मिलना चाहता था। जादूगर एक बहुत ही कीमती कालीन और उसके ऊपर रखे गद्दों के ऊपर बैठा था। जब उसने यह सुना कि एक लड़का उससे मिलने के लिए आ रहा है तो वह अपने मन में कुछ सोचने लगा। यह तो ईसाई का और है, नाश्ते के लिए स्वादिष्ट और ताज़ा। उसने कहा कि उसको तुरंत ही अंदर ले आओ। तभी मैनीचिनो अंदर घुसा। जादूगर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? मैनीचिनो बोला, आप परेशान ना हो, मैं आपके पास किसी बुरे मतलब से नहीं आया हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ और अपनी किस्मत बनाने निकला हूँ, और उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है क्योंकि आप गरीबों और बदकिस्मतों को बहुत दान देते हैं। यह सुनकर जादूगर बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से उसका पूरा महल काँप गया। वह बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमको यहाँ किसने भेजा है? इस पर मैनीचिनो ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। जादूगर अपनी कहानी
एक तरफ रखकर उस पर झुक गया और उस लड़के को अच्छी तरह देखने लगा। फिर बोला, तुम वाकई एक बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो और तुम सच भी बोलते हो, तो तुमको इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरा भेद है यह जादुई छड़ी, यह मैं तुमको देता हूँ, पर अगर कभी यह गलत जगह रखी गई या खो गई तो फिर बस भगवान ही तुम्हारी सहायता करे। तुम जब कभी भी इसे ज़मीन पर मारोगे और अपनी इच्छा बोलोगे तो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। यह लो और अब खुशी खुशी घर चले जाओ। मैनीचिनो ने जादूगर से उसकी वह जादुई छड़ी ली और फूलों के पहाड़ से नीचे चल दिया। वह सोचता चला आ रहा था कि अब बस अच्छा तो यही होगा कि वह अपने घर वापस लौट जाए, एक भले आदमी जैसे कपड़े पहने और घर जाकर देखे कि उसके पिता और भाई अभी भी उसको याद करते हैं या नहीं। सो वह अपने घर चल दिया। मैनीचिनो वापस अपने घर रास्ते में ही मैनीचिनो ने अपने मन में सोचा, मैं अपनी जादू की छड़ी का पहला इम्तिहान यही लेता हूँ। उसने अपनी जादू की छड़ी जमीन पर मारी तो एक बहुत धीमी सी पतली सी आवाज़ सुनाई दी, मालिक हुकुम। मैनीचिनो बोला, मुझे 4 घोड़े वाली एक बग्घी और भले आदमियों के पहनने वाले कपड़े चाहिए। और उसके सामने एक बहुत सुंदर बग्घी खड़ी थी जिसमें 4 शानदार घोड़े जुते हुए थे। कुछ नौकर उसको कपड़े पहनाने और तैयार करने के लिए आए। उन्होंने उसको बिल्कुल नए फैशन के कपड़े पहना दिए। यह सब कुछ जादू का था। वे घोड़े भी जादू के थे। तैयार होकर जैसे ही मैनीचिनो गाड़ी में बैठा तो वे घोड़े हवा में बातें करते हुए मिलान की तरफ चल दिए। वे वहां पहुंचने तक बीच में एक बार भी नहीं रुके। वहां जब मिलान पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके माता पिता तो वहां से कहीं और चले गए हैं। उसके पिता जिस काम के लिए फ्रांस गए थे उससे तो वे बजाय अमीर होकर लौटने के काफ़ी पैसा खो कर लौटे। सो वे अपना मकान आदि बेचकर शहर के बाहर एक बहुत छोटे से घर में किराए पर रहने लगे थे। मैनीचिनो तब अपने पिता के नए घर में गया तो इतनी बढ़िया बग्घी में से उसको उतरता देखकर तो उसके माता पिता उसको देखते के देखते ही रह गए। उसने अपने माता पिता को उस जादू की छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि कहा कि उसको अपने काम में बहुत फ़ायदा हुआ और आज से वही उनकी देखभाल करेगा। सबसे पहले तो उसने अपनी जादू की छड़ी से एक बड़ा सा महल बनवाया। उसके बारे में उसने उनको बताया कि वह मकान उसने अपने उन्हीं नौकरों से बनवाया है जो लोग उसके नौकरों में सबसे जल्दी मकान बना सकते थे। मकान क्या था? वहाँ तो एक बहुत बड़ा महल था। उसका परिवार अब उस महल में चला गया। उस महल में उन सब के लिए बहुत सारे कपड़े, नौकर और घर की देखभाल करने वाले मौजूद थे और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। वे सब बहुत खुश थे सिवाय मैनीचिनो के भाई के। उसका भाई तो उससे जल जल कर खाक हुआ जा रहा था, क्योंकि वह इस घर का बड़ा बेटा था और अपने पिता का बहुत लाडला था। अब उसके पास कुछ नहीं था और उसको हर चीज़ के लिए अपने छोटे भाई का मुंह तकना पड़ता था, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ इस बात को सोच सोच कर ही बहुत परेशान था कि मैनीचिनो को इतना सारा पैसा मिला कहाँ से। सो तब से उसने उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैनीचिनो जब तक अपने कमरे के अंदर रहता तब तक वहाँ उसके कमरे से उसकी चाबी के छेद से
उसमें झांकता रहता। उसने देखा कि मैनीचिनो हमेशा एक छड़ी लिए रहता था। उसको लगा कि शायद उस छड़ी में ही कुछ भेद है। सो उसने उसकी वहाँ छड़ी चोरी करने का निश्चय किया। मैनीचिनो अपनी उस जादू की छड़ी को अपनी एक कई ड्रॉवर वाली अलमारी में रखता था। सो एक दिन जब वहाँ घर में नहीं था तो उसका बड़ा भाई उसके कमरे में घुसा और उसकी वहाँ छड़ी चुरा ली। छड़ी चुराकर वहाँ उसको अपने कमरे में ले आया। वहाँ उसने उसको ज़मीन पर मारा, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके हाथ में वह छड़ी बिल्कुल बेजान थी, एक सामान्य छड़ी जैसी, जादू की छड़ी नहीं। वह बोला, लगता है मुझसे कहीं गलती हो गई, यह वह जादू की छड़ी है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। लगता है कि वहाँ कोई दूसरी छड़ी है जो शायद किसी दूसरी ड्रॉवर में रखी होगी। यह सोचकर वहाँ उस छड़ी को मैनीचिनो के कमरे में वापस रखने के लिए और उसकी दूसरी छड़ी ढूंढने के लिए उसकी दूसरी ड्रॉवरों को देखने के लिए गया। पर जैसे ही वहाँ उसके कमरे में घुसा तो उसने मैनीचिनो को सीढ़ियों से ऊपर आते सुना। इस डर से कि अब वहाँ पकड़ा जाएगा, उसने वहाँ छड़ी 2 हिस्सों में तोड़ दी और उसको मैनीचिनो के कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया, जो बाहर बगीचे की तरफ खुलती थी। अब मैनीचिनो वह छड़ी रोज तो इस्तेमाल करता नहीं था, वह तो उसको तभी इस्तेमाल करता था जब उसको उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। इसलिए उसको यह बात उसी समय पता नहीं चली कि उसकी जादू की छड़ी का यह हाल हुआ। पर इस घटना के बाद जब वह पहली बार अपनी जादू की छड़ी लेने गया और वहाँ उसको नहीं मिली जहाँ उसने उसको रखा था, तो उसका माथा ठनका और वह तो पागल सा हो गया। उसको लगा कि ना केवल उसकी सारी दौलत पल भर में ही खो गई है, बल्कि उसका तो सब कुछ खो गया है। नाउम्मीद और दुखी होकर वह घर से बाहर चला गया और बगीचे में परेशान सा इधर उधर घूमता रहा। तभी उसको एक पेड़ की शाख में अपनी जादू की छड़ी टूटी हुई अटकी दिखाई दे गई। यह देखकर तो उसके दिल की तो धड़कन ही रुक गई। उसने पेड़ की वह शाख हिलाई तो उस जादू की छड़ी के दोनों डंडे नीचे गिर पड़े। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, एक आवाज़ आई, मालिक हुकुम। इन शब्दों को सुनकर मैनीचिनो के जान में जान आई। इसका मतलब यह था कि यह उसी की जादू की छड़ी थी और टूट जाने के बाद भी काम कर रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों टुकड़ों को उठाकर रख लिया और आगे से उसको और ज़्यादा सावधानी से रखने का निश्चय किया। मैनीचिनो स्पेन में उन्हीं दिनों स्पेन के राजा ने सब देशों में यह खबर भिजवाई कि उसकी अकेली बेटी अब शादी के लायक हो गई है। सो सब देशों से बहुत बहादुर नाइट्स को वहाँ 3 दिन की लड़ाई के लिए बुलाया जाता है और उनमें से जो कोई भी जीतेगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी की जाएगी। मैनीचिनो ने सोचा कि यह मौका तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरह वह पहले युवराज और फिर राजा बन सकता है। सो उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और उससे चमकता हुआ जिरह बख्तर घोड़े ढाल मांगी और स्पेन चल दिया। अपना नाम और आने की जगह को छिपाने के लिए वह शहर के बाहर एक सराय में ठहर गया और लड़ाई के लिए तय किए हुए दिन का इंतजार करने लगा। यह लड़ाई एक बड़े से साफ मैदान में होने वाली थी, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े लॉर्ड और उनकी पत्नियां बैठी हुई थी। एक छाते लगे चबूतरे पर
राजा और राजकुमारी बैठे थे, जो अपने खास लोगों से बात कर रहे थे। अचानक कई बिगुल बजने की आवाज़ हुई और भीड़ नाइट्स को उस खुले मैदान में आते देखने लगी। वे सब अपने अपने हाथों में चमकदार भाले लिए हुए थे। तुरंत ही लड़ाई शुरू हो गई। सब एक दूसरे को मारने लगे। सब बहादुर थे, सब ताकतवर थे। तभी मैदान में एक नया नाइट आया। उनका चेहरा ढका हुआ था। उसकी पोशाक के निशानों को कोई नहीं जानता था। उस नए नाइट ने एक एक करके सबको चुनौती दी। पहला नाइट आया तो वहाँ उसके एक ही वार में नीचे गिर पड़ा। दूसरा आया तो वहाँ काँप गया और तीसरे का तो भाला ही टूट गया। चौथे के सिर का टोप टूट गया। इस तरह इस नए नाइट से सारे नाइट्स हार गए। इसके बाद बजाय इसके कि यह नया नाइट जीत की खुशी में मैदान में चारों तरफ चक्कर काटता, यह नाइट मैदान के चारों तरफ लगी चार दीवारी के ऊपर से कूदकर मैदान से बाहर भाग गया। सारे लोग आश्चर्य से उसका यहाँ तमाशा देखते रह गए और किसी को भी यहाँ पता नहीं चल सका कि यह नाइट कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वहाँ बैठे लोगों ने सोचा, अगर यह नाइट कल भी आया तो कल हम इसके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। अगले दिन वह नाइट फिर आया और एक बार फिर उसने अपनी बहादुरी दिखाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। वह पिछले दिन की तरह से जीतकर फिर वहाँ से भाग गया और एक बार फिर वहाँ के लोग यह पता ही नहीं कर सके कि वह कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। राजा इस बात से कुछ परेशान भी हुआ और इससे उसको अपना अपमान भी लगा कि एक अनजान नाइट इस तरह से उसके जानने वाले नाइट्स को हराकर वहाँ से भाग गया। सो अगले दिन उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अब की बार जब वहाँ आए तो वे उसको पकड़ ले। इसके लिए उस दिन मैदान की चार दीवारी दोहरी कर दी गई। वह नाइट तीसरे दिन भी आया और उस दिन भी जीत गया। फिर वह राजा के सामने सिर झुकाने गया। राजकुमारी ने खुश होकर उसके ऊपर अपना कढ़ा हुआ रुमाल फेंका। उसने वह रुमाल लपक लिया और फिर से मैदान के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहाँ के चौकीदारों ने हथियारों की सहायता से उसको रोकने की कोशिश की, पर उसने अपनी तलवार की कुछ चालों से ही मैदान की चार दीवारी में अपना रास्ता बना लिया और भाग गया। पर इस भागने में एक भाला उसकी एक टांग में लग गया और राजा ने अपने सारे शहर में उस नाइट की खोज का हुक्म दे दिया, घरों के अंदर भी और बाहर भी। अंत में लोगों को वह शहर के बाहर की एक सराय में मिला और वहाँ भी बिस्तर में, क्योंकि उसकी एक टांग जख्मी हो गई थी। पहले तो वे उसको पहचान नहीं सके कि वहाँ वही नाइट था या कोई और, क्योंकि जो बड़े नाइट होते थे वे ऐसी साधारण सी जगह नहीं ठहरते थे। पर जब उन्होंने उसकी जख्मी टांग पर राजकुमारी का कढ़ा हुआ रुमाल बंधा देखा, तब उनका सारा शक जाता रहा। वे उसको राजा के पास ले गए, जहाँ उससे उसकी पहचान पूछी गई, क्योंकि लड़ाई में जीत जाने की वजह से उसको राजकुमारी का पति और राजा का वारिस बनना था। इसके लिए उसका चरित्र साफ होना जरूरी था। मैनी चिनो बोला, मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, पर मैं जन्म से नाइट्स नहीं हूँ। मैं तो मिलान के एक सौदागर का बेटा हूँ। वहाँ बैठे लोग राजकुमार और कुलीन लोगों ने अपने गले साफ करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मैनी चिनो
अपनी कहानी सुनाता गया। वहाँ शोर बढ़ता ही गया। जब उसकी कहानी खत्म हो गई तो राजा बोला, तो तुम नाइट नहीं हो बल्कि एक सौदागर के बेटे हो और तुम्हारी सारी दौलत एक जादू का फल है। अगर यह जादू खत्म हो जाए तो तुम्हारा और तुम्हारे इस सब का क्या होगा। राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप देख रहे हैं ना कि मैं आपकी इस लड़ाई की वजह से किस खतरे में फंस गई हूँ। कुछ कुलीन लोग बोले, क्या हम अपने से नीचे परिवार में जन्मे आदमी को अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। राजा चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो, यह सब क्या शोर मचा रखा है। जो कुछ भी मैंने यानी राजा ने कहा उसमें यह नौजवान बिना किसी शक के सबसे अच्छा निकला, इसलिए अब यही मेरी बेटी से शादी करने के लायक है और फिर मेरे राज्य का वारिस भी बनने के लायक है, अगर वह राजी हो तो। इसके अलावा क्योंकि मेरी बेटी इसको अपना पति स्वीकार नहीं करती और यह भी नहीं कहा जा सकता कि और लोग इस बात को कैसे लेंगे, इसलिए मैं इसको यह सलाह देता हूँ कि यह मेरी बेटी को छोड़कर मुझसे इसकी जगह कोई और इनाम ले ले। मैनीचिनो बोला, मैजेस्टी, आप इसके लिए मुझे क्या सलाह देते हैं। अगर आपकी उस सलाह से मुझे कोई फ़ायदा होता होगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। राजा बोला, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी उम्र के लिए 1000 लीरा सालाना की पेंशन तय कर दूँ। मैनीचिनो बोला, मुझे मंजूर है। एक नोटरी बुलाया गया और उसे एक समझौता लिखवाया गया, जिस पर दस्तखत करने के बाद मैनीचिनो तुरंत ही मिलान के लिए रवाना हो गया। मैनीचिनो को मारने का प्लान। जब मैनीचिनो फिर अपने घर पहुंचा तो उसका पिता बीमार पड़ा हुआ था। वह जल्दी ही मर गया। अब दोनों भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रह गए थे। मैनीचिनो का बड़ा भाई हमेशा से ही उससे जला करता था, खास करके अब जबकि वे बहुत अमीर हो गए थे और अब उनको उस जादू की छड़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं रह गई थी। सो उसने मैनीचिनो को मार डालने की सोची। इसके लिए उसने 2 मारने वाले किराए पर लिए। मैनीचिनो अक्सर मिलान के बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था और अभी भी वहाँ अपनी जादू की छड़ी हमेशा अपने साथ ही रखता था। एक दिन जब मैनीचिनो अपने दोस्ते से मिलने मिलान से बाहर जा रहा था तो उसके भाई ने उन दोनों मारने वालों को उसी सड़क पर खड़ा कर दिया। इधर जब मैनीचिनो शहर से बाहर निकला तो उसने अपनी जादू की छड़ी जमीन पर मारी तो आवाज़ आई, मालिक हुकुम। वह बोला, मैं हुकुम देता हूँ कि मेरे घोड़े बिजली की तेज़ी से दौड़ जाए। यह कहते ही उसके घोड़े बिजली की सी तेज़ी से दौड़ पड़े। रास्ते में खड़े उन दोनों मारने वालों ने अपने सामने जाती हुई किसी चीज़ की जाती हुई की आवाज़ तो सुनी, पर क्योंकि वे घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे कि उनको यहाँ भी पता नहीं चला कि उनके सामने से क्या चला गया। उन्होंने सोचा कि अब हम उसको शाम को पकड़ लेंगे जब वह अपने घर लौटेगा, पर वह तो शाम को भी अपनी उसी तेज़ी से भागा चला गया जिस तेज़ी से वह सुबह गया था। सो वे उसको शाम को भी नहीं पकड़ सके। बड़े भाई ने फिर उन मारने वालों को अपने महल में बुला लिया और उनको मैनीचिनो के कमरे के पास ले गया और वहाँ उनको उसको मारने के लिए तैनात कर दिया। पर मैनीचिनो को कुछ शक सा हो गया, सो उसने अपनी जादू की छड़ी को कहा कि
वह उसके दरवाजे को ऐसा कर दे कि कोई दूसरा उसे खोल ही ना सके। इस तरह उन मारने वालों ने रात भर उसके कमरे में घुसने की कोशिश की, पर वे उसका दरवाज़ा ही नहीं खोल सके। सुबह होने पर वे वहाँ से चले गए। एक दिन मैनी चूनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार उसको शिकार के लिए जाना था, तो उसने सोचा कि अगर मैं इस जादू की छड़ी को अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। सो इससे तो अच्छा यहाँ है कि मैं इसको यहीं अपने कमरे में ही रख देता हूँ। यही सोचते हुए उसने अपनी जादू की छड़ी अपने कमरे में रख दी और अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए बिना उस छड़ी के ही चला गया। पर उसके भाई की आंखें तो हमेशा खुली रहती थी। सो जब उसने देखा कि मैनी चीनों ने अपनी जादू की छड़ी अपने कमरे में रख दी है, तो उसने फिर मैनी चीनों के कमरे में रखी अलमारी की ड्रॉवर खोजी और वह टूटी हुई जादू की छड़ी निकाल ली। तो यहाँ है वह छड़ी। लगता है कि यहाँ अभी भी काम करती है, नहीं तो मेरे भाई ने इसको वहाँ से उठाई ही नहीं होती जहाँ मैंने इसको फेंका था। पर अब बस इसका काम खत्म। यह कहकर उसने छड़ी के दोनों टुकड़ों को रसोई घर में ले जाकर उनको आग में डाल दिया। छड़ी के वे दोनों टुकड़े कुछ पल में ही जलकर राख हो गए और उसके साथ राख हो गया वह महल, दौलत, पैसा, घोड़े, कपड़े और भी सब कुछ जो उसकी वजह से उनको मिला था। जिस समय मैनी चीनों के भाई ने उसकी वह जादू की डंडी जलाई, उस समय मैनी चीनों घने जंगल में था। उस समय वह जो बंदूक लिए हुए था, वह जिस घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसके वे कुत्ते जो खरगोशों के पीछे भाग रहे थे, वे सब हवा के साथ उड़ गए। उसको लगा कि उसकी सारी खुशकिस्मती हमेशा के लिए चली गई और यह सब उसकी अपनी बेवकूफ़ी से ही हुआ। वहाँ तो वही बहुत ज़ोर से रो पड़ा। मैनी चीनों की मौत, अब मिलान वापस जाना बेकार था। उसने सोचा कि अब उसको स्पेन जाना चाहिए, जहाँ उसकी 1000 लीरा सालाना की पेंशन अभी भी थी, जो राजा ने उसके लिए तय की थी। सो वह पैदल ही स्पेन चल दिया। जब वह नाव से स्पेन जा रहा था, तो उसको एक आदमी मिला जो बैल बेचता था। जैसा कि अक्सर साथ यात्रा करने वाले करते हैं, उन दोनों की नाव में आपस में बात हुई। फिर बल्कि नाव से उतरने के बाद भी वे सड़क पर बात करते करते चलते रहे। इस बीच मैनी चीनों ने उस बैल के व्यापारी को अपने बारे में सब कुछ बताया। जब उस बैल के व्यापारी को मैनी चीनों की बदकिस्मती के बारे में पता चला, तो उसने उससे कहा कि क्या वह उसके बैलों को वहाँ ले जा सकता है जहाँ उनकी ज़रूरत है। मैनी चीनों राजी हो गया और दोनों अपने अपने कामों में लग गए। कुछ ही दिनों में मैनी चीनों के पास कुछ पैसे जमा हो गए। एक शाम जब वहाँ अपने साथियों के साथ एक सराय में ठहरा हुआ था, तो वहाँ कुछ मारने वालों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वे मारने वाले काफ़ी थे। मैनी चीनों ने हथियार उठाए भी, पर क्योंकि वे कई थे, इसलिए वहाँ अकेला ज़्यादा कुछ नहीं कर सका और उन्होंने उसको मार दिया। इस तरह से मैनी चीनों के साहसिक कामों और बदकिस्मती सबका अंत हो गया। पर इसके मरने से इसके भाई का कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि मैनी चीनों की जादू की डंडी जलाते ही उसकी सारी दौलत और जायदाद का तो अंत हो गया था और उनके जाने के बाद अब वहाँ फिर से गरीब हो गया था। उसके बाद उसने सौदागरी का धंधा भी शुरू किया, पर वहाँ चला नहीं और फिर उसकी हालत बुरी
और बुरी से भी और ज़्यादा बुरी होती चली गई। इसके बाद वह डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो गया। और यहाँ तो सभी जानते हैं कि 10 में से 9 बार तो डाकू बच ही जाते हैं, पर 10वीं बार पकड़े भी जाते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। एक बार सिपाहियों ने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और इत्तेफाक से वे सब डाकू पकड़े गए। उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया और फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसी में मैनी चिन्हों को भी फांसी चढ़ा दिया गया।